गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बिजली मिल जाएगी? हाँ। बताओ देखिए, शनिवार को कहां तक पढ़ के गए थे हम? अभिप्रेरणा के प्रकार। इससे पहले अभिप्रेरणा की विशेषताएं पढ़ ली थी, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं भी लिख ली थी। वेरी गुड। अगले हेडिंग लगाओ, अभिप्रेरणा के चरण। चरण, सोपान, या जिन्हें कई स्थितियों में तत्व भी बोल देते हैं। लिखो इसमें, क्या वह जहां सर नहीं सेट हो पा रहे हैं क्या? हो गया? ओके, शुरू हो जाए अब? ठीक है। अभिप्रेरणा पढ़ रहे थे हम, कितने प्रकार की होती है? एक कौन सी? एक कौन सी? सकारात्मक को आंतरिक भी बोलते हैं, नकारात्मक को? अच्छा, सकारात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित जो व्यक्ति होते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति होते हैं, वो लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचते हैं, और नकारात्मक से नहीं पहुंचते हैं। यही बात थी। अच्छा, जरूरी नहीं है, पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते हैं, श्योरिटी नहीं होती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा बालक में स्वतः ही उत्पन्न होती है, और नकारात्मकों के नहीं बाह्य कारकों से उत्पन्न किया जाता है। इतनी सी बात ही अपनी। इसके बाद में हमें एडिंग लगानी है, अभिप्रेरणा के चरण, सोपान या तत्व। अच्छा देखिए, अभिप्रेरणा किसी के भी चरण सोपान की बात करेंगे तो उसका क्रम निर्धारित होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जिस तरीके से हमने बात की थी कि अधिगम कितने चरणों से होकर गुजरता है, चर्चा की थी हमने, अधिगम कितने चरणों से होकर गुजरता है, उसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे कि अब अभिप्रेरणा मोटिवेशन कहां से शुरू होता है और कहां जाके समाप्त होता है। इसका मतलब मोटिवेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक इस मोटिवेशन के कितने चरण होंगे, उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कितने चरण होते हैं आपको ध्यान रखना है, इसके 3 चरण होते हैं। देखना है एक बार, पहला चरण कौन सा होता है? देखो, आप सोच के देखो, बिना आवश्यकता के क्या मोटिवेशन हो सकता है क्या? इसका मतलब पहला चरण कौन सा होता है? आवश्यकता। बिना आवश्यकता के मोटिवेशन शुरू ही नहीं किया जा सकता है। यदि आप में मोटिवेशन शुरू करना है, मोटिवेशन को उत्प्रेरित करना है या उत्तेजित करना है, तो निश्चित सी बात है कि आवश्यकता का होना जरूरी है। जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, इस आवश्यकता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नीड। और इसको शॉर्ट में बोलूंगा मैं तो एन हो जाएगा। दूसरे चरण की यदि मैं चर्चा करूं तो दूसरे चरण को बोलते हैं हम लोग चालक। चालक को ही कहते हैं प्रणोद, और इसको ही हम लोग बोलते हैं अंतर्नोद। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइव, और शॉर्ट में क्या बोल देंगे? डी। देखो, ये कह रहा है कि जब व्यक्ति को किसी भी चीज की आवश्यकता हुई है, मान लो, अब वो जो आवश्यकता हुई है, उस आवश्यकता के कारण व्यक्ति में एक, मैंने बताया ना आपको, प्रत्येक आवश्यकता का एक चालक काम करता है।
एक ड्राइव काम करता है। चालक मतलब जैसे ही आवश्यकता हुई तो बालक में या व्यक्ति में एक तनाव उत्पन्न होगा। कौन सी स्थिति आएगी? तनाव की स्थिति आएगी, एक क्रियाशीलता की स्थिति आएगी। तनाव का मतलब यह है कि वो तनाव व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, और व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, और तब तक वो कार्य करता रहेगा जब तक कि उस आवश्यकता की क्या नहीं हो जाती है? पूर्ति नहीं हो जाती। और आवश्यकता की पूर्ति हो गई। आवश्यकता की पूर्ति का मतलब सीधा सीधा यह हो गया कि उसको क्या मिल गया है? उसको प्रोत्साहन मिल गया है। क्या मिल गया है? प्रोत्साहन। इस प्रोत्साहन को मैं लक्ष्य भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? अच्छा, इस प्रोत्साहन को मैं उद्दीपक भी बोल सकता हूं। क्या बोल दूंगा? अच्छा, इसको मैं प्रेरक भी बोल दूंगा। इसका मतलब जो उद्दीपक या जो प्रेरक था जिसके कारण आवश्यकता उत्पन्न हुई है, और आवश्यकता उत्पन्न होने के बाद जो उत्तेजनशीलता की अवस्था रही है, वो उत्तेजनशीलता की अवस्था तब तक रहेगी जब तक कि उसको वो प्रेरक प्राप्त नहीं हो जाता है। तो वो प्रेरक या उद्दीपक उसके लिए क्या बन जाएगा? टारगेट बन जाएगा। और मूल रूप से यदि देखें तो वो तो उसको क्या मिल रहा है? एक प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसने जो कार्य किया है उस कार्य का क्या मिल रहा है? उसे प्रोत्साहन। और प्रोत्साहन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। क्या बोलते हैं? अच्छा, इंसेंटिव। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कार्य करने वाले कार्मिकों को इंसेंटिव प्राप्त होता है। इसका मतलब उन्होंने जो कार्य किया उसका उन्होंने क्या मिला है? प्रोत्साहन मिला है, वो इंसेंटिव मिला है। और इंसेंटिव को हम लोग क्या बोल देंगे? आई बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? पहला चरण कौन सा? आवश्यकता, दूसरा चालक, और तीसरा प्रोत्साहन। बताओ इसी क्रम में चलेगी कि नहीं चलेगी? अब यदि मैं कहूं जैसे, तो कि बालक को जैसे मान लीजिए आवश्यकता हुई, किसी भी चीज की आवश्यकता हुई, तो उसका एक ड्राइवर आया। कौन आया? ड्राइवर। और ड्राइवर ने उस आवश्यकता को अपनी गाड़ी में बिठाया और बिठा के उसको ले गया वहां तक जहां तक कि उसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, मतलब प्रोत्साहन तक ले गया। क्या हो गया? नहीं हुई क्या? कोई नहीं दो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आवश्यकता के बाद चालक, चालक के बाद में प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन जैसे ही मिला आवश्यकता समाप्त हो गई ना। चालक की न्यूनता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चालक में कमी आएगी कि नहीं आएगी? चालक में कमी आ गई है। तो ये 3 चरण होते हैं। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। अच्छा, इसका एक उदाहरण दूं मैं आपको। इसका यदि मैं उदाहरण दूं आपको, तो मुझे एक बात बताओ। मान लो आपके शरीर में भोजन की कमी हुई है। किसकी कमी हुई है? आपके शरीर में भोजन की कमी। अच्छा, भोजन की कमी हुई है तो ड्राइवर कौन होगा? ड्राइवर होगा भूख। ये वो नहीं है जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये भूख, वो नहीं है। ये भूख है जो व्यक्ति को क्या लगी है, कहते हैं ना ऐसे, व्यक्ति को भूख लगी। इसका मतलब ये हो गया कि भूख एक तनाव की स्थिति एक नहीं है, एक क्रियाशीलता की अवस्था एक नहीं है। अच्छा, भूख ही तो आपको बताएगा ना कि आप में किसकी कमी हुई है। भोजन की कमी को बताया कौन रहा है अपने को? इसका मतलब ये जानकारी हमें भूख दे रहा है, वो तनाव है। वो तनाव या वो क्रियाशीलता की अवस्था है जो हमें जानकारी दे रही है कि आपके शरीर में भोजन की कमी हो चुकी है। अच्छा, अब वो भूख आपको तब तक चलाएगी जब तक कि आपको नहीं मिल जाता है भोजन। इसका मतलब भोजन आपके लिए प्रोत्साहन या प्रेरक या उद्दीपक या लक्ष्य का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब है यदि भोजन की कमी होती है तो भूख नामक चालक उत्पन्न होता है, और चालक उत्पन्न होने के बाद वो कहां तक ले जाता है? प्रोत्साहन तक ले जाता है। इसी प्रकार से यदि मान लो पानी की कमी हुई, किसकी कमी हुई है? पानी की कमी हुई है, तो ड्राइवर कौन होगा? क्या उत्पन्न हुई है? प्यास। ये तनाव की जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये आपको कहां तक ले जाएगी? पानी तक। इसलिए आपने सुना है ना कि प्यासे के पास कुआं नहीं आता है, कुएं के पास प्यासा जाता है। इसका मतलब है कि जिसको प्यास लगी है ना वो कहां तक पहुंच जाएगा? पानी तक। है? क्या हो गया? पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? कुएं के पास पानी जाता है। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया होगा, पीछे से बोल रहे हैं कुएं के पास पानी जाता। वेरी गुड, है ना? जाने दे, अगली वैकेंसी में आ जाएगा, प्यासा आ जाएगा। इस वैकेंसी में यदि कुएं के पास पानी जा रहा है तो अगली वैकेंसी में प्यासा जरूर जाएगा। भोजन की कमी
समझ गए? अच्छा मान लो, अब आपने तो ये भोजन और पानी देख लिया, मान लो आपके पास रोजगार की कमी हुई है। किसकी कमी हुई है? क्या आप सभी के पास रोजगार की कमी है क्या? पहले था क्या? पहले रोजगार था आपके पास? नहीं। लेकिन अभी तो रोजगार की आवश्यकता महसूस हुई है कि नहीं हुई है? तो अब रोजगार की आवश्यकता महसूस हुई है, तो आपके पास किसकी कमी हुई है? रोजगार की कमी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कौन बताएगी कि आपको रोजगार की कमी हो चुकी है? बेरोजगारी। कौन बताएगी? बेरोजगारी। बताओ चालक कौन है? अब मुझे बताओ, वो बेरोजगारी तब तक आपको दर दर भटकाएगी जब तक कि आपको रोजगार नहीं मिल जाता। इसका मतलब प्रोत्साहन के रूप में आपको क्या मिल गई? नौकरी। और जैसे ही नौकरी मिली, बताओ ये बेरोजगारी नामक चालक शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुल मिला के चरण कितने हो गए? 3। एक कौन सा? दूसरा? तीसरा? छाप लो। छाप लो। ऐसे कैसे? बिना आवाज किए, बिना आवाज किए। उस कोने से आया क्या? लास्ट लास्ट में। ये किसने भेज दिया भाई? आ गया क्या? थोड़ा वेट करो, थोड़ा हल्का सा वेट करो। आगे पहुंच गए आप? हाँ हाँ, पेपर में अभी रजिस्टर में भी लिखेंगे इसको। इसीलिए तो आपको पता है, मैं एक साइकोलॉजी के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं कि अंग्रेजी साथ साथ में सीखो। इसकी अंग्रेजी भी बताऊंगा मैं। हिंदी का कोई भरोसा नहीं है। सीटेट का पेपर दे के आए? एक सीटेट में एक बहुत गजब का सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किसके अनुसार अधिगम वातावरण और व्यक्ति की अंतःक्रिया का प्रतिफल है? बताओ। ऑप्शन: जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कुर्ट लेविन। है? लिख लिया? और ढूंढो, तब तक और ढूंढो तुम। अरे ये आवाज क्यों हो रही है? कौन बोल रहा है? ये बातचीत कौन कर रहा है? अब हम थोड़ी थोड़ी इन पर डिटेल लेते हैं। 3 चरण है, तो 2-4 लाइन हम इस आवश्यकता पर भी लिखेंगे, 2-4 चालक पर भी लिखेंगे, और 2-4 प्रोत्साहन पर भी लिखेंगे। भाई क्या होता है, कल को हम भूल नहीं जाए इनको। यहां तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, लेकिन वहां पर भूले नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? आवश्यकता। चलो रुक रहा हूं। लिख लिया? जल्दी लिखो, अब ज्यादा नहीं रुका जा रहा है मेरे से। जल्दी लिखो। शनिवार को भी कुछ नहीं पढ़ के गए थे। अरे
हो गया। सबसे पहले लिखो आवश्यकता। आवश्यकता लिखो, आवश्यकता, हेडिंग लगाओ आवश्यकता। लिखो, आवश्यकता दो प्रकार से होती है। आवश्यकता दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से होती है। आवश्यकता कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। या तो होती है किसी चीज की कमी से, या होती है किसी चीज की अधिकता से। या तो कमी से होगी या वृद्धि से होती है आवश्यकता। मैंने ये नहीं कहा आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है, मैंने कहा आवश्यकताएं कितने प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? कमी से या वृद्धि से। तो आपने लिखा आवश्यकताएं दो प्रकार से होती है। नंबर एक तो लिख लो कमी से, और नंबर दो लिख लो वृद्धि से। आवश्यकताएं दो प्रकार से होती है, एक किसी चीज की कमी से होगी और एक किसी चीज की वृद्धि से होगी। यहां तक की तो बात क्लियर है ना भाई। आवश्यकता व्यक्ति को दो भी प्रकार से हो सकती है, या तो किसी चीज की क्या हो जाए उसके पास कमी हो जाए, या फिर किसी चीज की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। तो दो ही तरीके से उसकी आवश्यकता हो सकती है। ऐसे हो सकती है। लिखो नेक्स्ट, अगला लिखो। अरे तो मलमूत्र विसर्जन एक वृद्धि की आवश्यकता नहीं है क्या? अच्छा, अब आप कहोगे केवल आप तो शारीरिक आवश्यकता पर आ गए, तो आप जिस दिन नौकरी लग जाओगे उस दिन 80,000 रुपए महीने के आएंगे, पेमेंट पैसा ज्यादा हो जाएगा, बोले क्या करें, अधिक हो गया तो क्या हुई? आवश्यकता हुई। फिर जाएंगे बैंक में, जाके एक अकाउंट और खुलवाएंगे, बोले इन पैसों को यहां डाल दो। आवश्यकता हुई है ना वृद्धि से। लिखो फिर नीचे वाली लाइन में लिखना है आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। हाँ, भड़ लिखना है, भड़ नहीं, मतलब एक बार तो लिख चुके हैं हम, लेकिन वो जो लिखा है ना वो अलग है, ये लिख रहे हैं वो अलग है। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। हाँ हाँ, ये तो था आवश्यकताएं दो प्रकार से होती है, और ये है आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। से और की में बहुत अंतर है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब एक बार देखना है ना, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना। एक जो आवश्यकताएं होती है उन्हें तो हम लोग बोलते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं। क्या बोलते हैं? और दूसरी होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। एक तो अनिवार्य है और दूसरी कैसे? अच्छा, ये जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती है ना, ये व्यक्ति के शरीर की इतनी अनिवार्य आवश्यकताएं होती है कि इनको पूर्ति होना इनका अत्यंत आवश्यक होता है। इनकी पूर्ति अत्यंत आवश्यक होती है। इनकी पूर्ति अत्यंत आवश्यक होती है। अत्यंत आवश्यक का मतलब ये हो गया यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो बालक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, व्यक्ति का अस्तित्व खत्म, मतलब मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तो होना अति अनिवार्य है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम लोग कंपलसरी। कंपलसरी नीड है अपनी। अच्छा मुझे बताओ, ये बालक ने वातावरण से आगे अर्जित की एक जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, तो इनको प्राकृतिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नेचुरल हो जाएगी। अच्छा, नेचुरल होगी तो इन आवश्यकताओं को हम लोग आंतरिक बोल देंगे ना। और आंतरिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आवश्यकताएं कैसी है? शारीरिक है। कैसी है? शारीरिक, जैविक। या फिर ये आवश्यकताएं कैसी है? दैहिक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आवश्यकताएं जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, आंतरिक होती है, शारीरिक होती है, जैविक होती है या दैहिक होती है। जैसे, वेरी गुड, जैसे किसकी आवश्यकता? भोजन, पानी की आवश्यकता, विश्राम की आवश्यकता। ये विश्राम नींद में आ जाएगा ना। या फिर मलमूत्र विसर्जन की आवश्यकता ना, मलमूत्र विसर्जन की आवश्यकता। यह आवश्यकताएं मुझे एक बात बताओ, कंपलसरी एक नहीं है, अनिवार्य एक नहीं है। आ रही है ना नींद? नहीं आ रही है अभी? चलो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आ रही है तो। अच्छा, गैर अनिवार्य आवश्यकताएं कौन सी होती है तो बताओ?
क्या इनका पूर्ति होना आवश्यक है क्या? इनकी पूर्ति नहीं होगी ना तो जरूरी नहीं है कि आदमी मरेगा। पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि पूर्ति हो जाएगी तो उसका विकास हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा? विकास, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये उसने वातावरण से आके अर्जित किए कि नहीं किए? अर्जित किए तो ये आवश्यकताएं बाह्य आवश्यकताएं होगी कि नहीं होगी? अच्छा, ये आवश्यकताएं कृत्रिम होगी कि नहीं होगी? बनावटी है ना, अर्जित है, बाह्य, कृत्रिम है। अच्छा, इन आवश्यकताओं को हम लोग गौण आवश्यकता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गौण, क्योंकि इन आवश्यकताओं को हम लोग प्राथमिक आवश्यकता बोलते हैं। भाई ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है और ये कौन सी है? सेकेंडरी है। जैसे मुझे उदाहरण के द्वारा बताओ, जैसे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार, नौकरी, अरे गाड़ी, विवाह, बंगला। तो छोकरी विवाह में आती है ना, विवाह में बकरी थोड़ी आती है। समझ पा रहे हैं? यह आवश्यकताएं गैर अनिवार्य ही होगी ना। कैसी होगी? गैर अनिवार्य। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार, नौकरी, गाड़ी, विवाह, बंगला। इसका मतलब यह विवाह की आवश्यकता है ना, वो आवश्यकता कैसी है? गैर अनिवार्य है। तो चलो तुम चिंतित मत करना, यदि नहीं रहना, यदि विवाह नहीं होगा ना तो भी मरोगे नहीं। यदि हो गया तो विकास हो जाएगा, वो आगे की बात है, लेकिन नहीं भी होगा ना तो मरेंगे नहीं। लिख लो, अब लिख लो। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। नंबर एक लिखें, अनिवार्य आवश्यकताएं। ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे क्या? जो ऐसे लिखेंगे वो लिख लो, बाकी मैं बोल रहा हूं। अनिवार्य आवश्यकताएं नंबर एक लगा के लिखो। अनिवार्य आवश्यकताएं। देखो, ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति होना, ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति होना ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक होता है। जिनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक होता है। अत्यंत आवश्यक होता है। अतः इन्हें जन्मजात, अतः इन्हें जन्मजात, अब ओब्लिक लगा के लिखते जाना, प्राकृतिक, आंतरिक, शारीरिक, जैविक, दैहिक, प्राकृतिक आवश्यकता, सॉरी प्राथमिक आवश्यकता आदि के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक आवश्यकता आदि के नाम से भी जानते हैं। जैसे भोजन, पानी, विश्राम, मल मूत्र विसर्जन की आवश्यकता, की आवश्यकता। की आवश्यकता। हो गया क्या? नंबर 2 लिखो, गैर अनिवार्य आवश्यकताएं।
गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। गैर अनिवार्य आवश्यकताएं। इसमें लिखो इनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक तो नहीं है। इनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक तो नहीं है। अत्यंत आवश्यक तो नहीं है। बस इतने में समझ जाएंगे। देखो ये वातावरण से अर्जित होती है। ये वातावरण से अर्जित होती है। अतः इन्हें अतः इन्हें अतः इन्हें अर्जित अतः इन्हें अर्जित बाह्य कृत्रिम गौण सामाजिक व्यावहारिक आवश्यकता आदि के नाम से भी जानते हैं। व्यावहारिक आवश्यकता आदि के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे पद प्रतिष्ठा सम्मान प्रशंसा पुरस्कार नौकरी गाड़ी विवाह जो भी याद आ रहा है वो सारे लिख लो। जिस चीज की भी आवश्यकता हो रही है ना वो सारे लिख लो। ले पद प्रतिष्ठा सम्मान प्रशंसा पुरस्कार नौकरी गाड़ी विवाह बंगला आई लव यू अरे प्रेम मतलब उसकी आवश्यकता। अरे प्रेम की आवश्यकता बोल रहा था मैं यार। लिख दिया ना। आगे बढ़ो। है क्या लिखना है? अरे इधर आ जाओ। ए जवाब मैंने कहा तो मुझे जवाब दो ना। तुम पड़ोसी को क्यों कह रहे हो? दूसरा लिखो। हाँ स्वीकार कर लिया मैंने। दूसरा लिखो चालक। चालक लिखो प्रत्येक आवश्यकता का। चालक में लिखो प्रत्येक आवश्यकता का प्रत्येक आवश्यकता का एक चालक होता है। प्रत्येक आवश्यकता का एक चालक होता है जो जो
आवश्यकता उत्पन्न होने के साथ, जो आवश्यकता उत्पन्न होने के साथ सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, चालक ओब्लिक प्रणोद चालक ओब्लिक प्रणोद एक ऐसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था, एक ऐसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था, एक ऐसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है, एक ऐसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखो लास्ट में जो लाइन लिखी है ना, वो साइकोलॉजी की लाइन है। पहले वाला तो हम लोग समझने के लिए कह रहे हैं कि प्रत्येक आवश्यकता का एक चालक होता है जो उसे किसके साथ सक्रिय होता है, वो आवश्यकता के साथ सक्रिय होता है। फिर हमने दूसरी बार में लिखा है कि चालक वास्तव में प्रणोद को कहते हैं हिंदी में, और प्रणोद एक ऐसा तनाव होता है। क्या होता है? तनाव, व्यक्ति का तनाव या व्यक्ति की क्रियाशीलता की स्टेज, अवस्था एक, उस क्रियाशीलता की स्टेज होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या कर रही होती है, प्रेरित कर रही होती है। इसका मतलब वास्तव में आवश्यकता ये दूसरा चरण ही है, वास्तव में अभिप्रेरणा ये दूसरा चरण ही है। पहला चरण तो ये है कि आवश्यकता होगी तो वो उत्पन्न होगी, और दूसरा चरण ये है कि वो व्यक्ति को क्या करेगी, कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, और वो कार्य करेगा व्यक्ति, और जैसे ही वो प्रोत्साहन मिल जाएगा आवश्यकता क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो अभिप्रेरणा भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए चालक लिख लिया आपने, अगला लिखें अभिप्रेरक। अभिप्रेरक, यह अभिप्रेरक एक प्रकार से क्या होता है, प्रोत्साहन ही होता है। अभिप्रेरक क्या होता है, प्रोत्साहन ही तो होता है ना। हमने लिखा था क्या प्रेरक प्रोत्साहन में, नहीं लिखा, ये लिखा प्रोत्साहन, लक्ष्य, उद्दीपक और प्रेरक। इसका मतलब प्रेरक की प्राप्ति होते ही व्यक्ति, प्रेरक की प्राप्ति अपने आप में क्या मानी जाएगी, प्रोत्साहन माना जाएगा ना। लिखो देखो ये अभिप्रेरणा का, यह अभिप्रेरणा का अंतिम चरण होता है। क्योंकि अभिप्रेरक की प्राप्ति अर्थात प्रोत्साहन की प्राप्ति होने पर अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। अभिप्रेरणा समाप्त हो जाएगी ना यहां पर, फिर लाइन बदल के लिखो, लिखो ऐसे प्रेरक, लाइन बदल के लिख लो, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए
प्रेरित करते हैं, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरक के होते हैं ना मोटिव्स, जो व्यक्ति को क्या करेंगे, कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, अभिप्रेरक कहलाते हैं। अभिप्रेरक कहलाते हैं। अब देखो बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये प्रोत्साहन हम सब जानते हैं कि प्रोत्साहन क्या है, कि लास्ट में लक्ष्य का प्राप्त होना ही प्रोत्साहन है, उसके लिए वही इंसेंटिव है। लेकिन बात ये है कि हमें यहां से एक सवाल पूछा जाता है, ये जो प्रेरक होते हैं ना, यदि हम केवल पर्टिकुलरली प्रेरक की बात करें जिसमें हमने प्रोत्साहन नहीं दिया है या फिर हमने उसको लक्ष्य नहीं माना, तो प्रेरक वही तो होता है ना जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या कर रहा होता है, प्रेरित कर रहा होता है। वही तो तत्व होते हैं, ऐसा तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता हो, प्रेरित करता हो, वो प्रेरक या अभिप्रेरक कहलाता है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रेरकों को अलग अलग प्रकार का बताया है कि भाई अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, और वो सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है, आपने सुना होगा, मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है ना। अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि ये प्रेरक जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन सा, जन्मजात और दूसरा कौन सा होता है, अर्जित होता है। याद है आपको? अच्छा मुझे ये बताओ, दूसरे एक मनोवैज्ञानिक और आए थे, कौन थे, थॉमसन। नाम सुना थॉमसन का? नहीं सुना तो पहली बार सुन रहे हो तो भी देख लो। इन्होंने भी अभिप्रेरक कितने प्रकार के बताए, 2 ही प्रकार के बताए। इन्होंने कितने प्रकार के बताए, 2। इन्होंने कहा कि एक तो वो प्राकृतिक, स्वाभाविक ज्यादा सही शब्द रहेगा, प्राकृतिक से स्वाभाविक, और दूसरा कौन सा होता है, कृत्रिम होता है। एक तो स्वाभाविक और दूसरा कृत्रिम होता है। फिर एक व्यक्ति आए जिनका नाम है गेरेट। गेरेट ने कहा कि नहीं नहीं, अभिप्रेरक तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से बताए इसने, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये 2 और ये तीसरा। अच्छा बताओ मुझे, मैस्लो ने कितने प्रकार के बताए, 2। कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने कितने प्रकार के बताए, 2। कौन कौन से, स्वाभाविक और कृत्रिम। गेरेट ने कितने बताए, 3। कौन कौन से, मुझे लग रहा है कहीं गिर नहीं जाऊं मैं। नहीं नहीं, नींद आ रही है रे, पानी पीने से नींद थोड़ी उड़ेगी। हैं चाय? अब तो मैं भी सोच रहा हूं, अब तो मैं भी ये सोच रहा हूं कि गलत फैसला ले लिया, वो निर्णय ही गलत था। कौन सा? अरे वो पढ़ने वाला, प्रारंभ से ही नहीं पढ़ते ना, और पढ़ लिए कोई बात नहीं, 12वीं पास करके डीएलएड और बीएड करने वाला निर्णय तो और गलत था। वो भी ठीक था, लेकिन ये तैयारी करने वाला निर्णय तो गलत ले लिया। अब तो समझ में आ रहा है यार, इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी बड़ी बड़ी क्लासें हैं, ये माथा फोड़ी, इनसे अच्छा तो हैं। लिखो लिखो लिखो, तुम लिखने आए हो, लिखो। मैं जब तक लिखवाता हूं तब तक लिख लेते हैं, और वापस मैं समझाता हूं, वापस नींद ले लेते हैं। फिर लिखाता हूं तो लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं तो नींद ले लेते हैं। हैं? चलो चलो लिखो तो लिखो। आपने क्या लिखा नीचे लास्ट में, अभिप्रेरक लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखो अभिप्रेरकों के प्रकार, एक सब हेडिंग लगा लो, अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरकों के प्रकार।
अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरकों के प्रकार। सबसे पहले तो लिखो, मैस्लो ने दो प्रकार बताए। मैस्लो ने दो प्रकार बताए। मैस्लो ने दो प्रकार बताए। मैस्लो ने दो प्रकार। नंबर एक लिख लो, जन्मजात। जन्मजात। अच्छा, कौन से होते हैं जन्मजात? यही प्रेरक होते हैं। लिख लो तो, भूख प्यास। भूख प्यास, नींद मत लिखना, विश्राम लिखना, किसी को याद आ जाएगी। भूख प्यास विश्राम, मलमूत्र विसर्जन आदि। आदि के प्रेरक जो होते हैं वो क्या कैसे होंगे? जन्मजात होंगे। फिर अर्जित। अर्जित में क्या लिखना है? हाँ, लिख लो ऐसे, पद, प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि। अर्जित तो समझ ही गए ना आप लोग? फिर अगला क्या लिखना है? थॉमसन। अगला लिखो, थॉमसन ने दो प्रकार बताए हैं। थॉमसन ने भी दो प्रकार बताए हैं, ऐसे लिखो। थॉमसन ने भी दो प्रकार बताए हैं। थॉमसन ने भी दो प्रकार बताए हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा? स्वाभाविक। एक तो कौन सा है? स्वाभाविक। अच्छा, स्वाभाविक में इसमें थोड़े थोड़े बदले हैं। खेल, अनुकरण, प्रतिष्ठा, सुझाव, सुख प्राप्ति, मनोरंजन, प्रेम आदि। स्वाभाविक में तो खेल, अनुकरण, प्रतिष्ठा, सुझाव, सुख प्राप्ति, मनोरंजन, प्रेम। और कृत्रिम में लिख लेना है, नंबर 2 लिखना है, कृत्रिम पद, प्रशंसा, सम्मान, सहयोग। सहयोग के अलावा प्रशंसा के साथ है तो पुरस्कार भी है और दंड भी है, ये भी कृत्रिम प्रेरक ही है। पुरस्कार, दंड आदि। अब देखो इसका क्या इसने आधार माना होगा, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि स्वाभाविक का मतलब जन्मजात नहीं है। समझ पा रहे? स्वाभाविक का मतलब जन्मजात नहीं है। हो सकता है जन्मजात, लेकिन इसने जन्मजात में केवल उन प्रेरकों को रखा है जिनकी वजह से व्यक्ति का शरीर जिंदा है। लेकिन इसने स्वाभाविक में इसको रखा है कि उनकी प्रकृति या प्रवृत्ति वो जन्मजात ही लेकर पैदा होता है। मतलब एक बालक में खेल की प्रवृत्ति जन्मजात पाई जाती है। वो खेल कौन सा खेल रहा है वो आगे की कहानी है, लेकिन एक बालक में इसका मानना है कि खेल की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है?
जन्मजात, स्वाभाविक वो लेकर आता है। अनुकरण करने की मतलब नकल करने की प्रवृत्ति। अब नकल किसकी कर रहा है वो तो अर्जित है, लेकिन नकल करने की जो प्रवृत्ति है ना वो उसमें वही पाई जाएगी। प्रतिष्ठा, सुझाव, सुख प्राप्ति, मनोरंजन, प्रेम, ये सारे के सारे इसने क्या मान लिए? स्वाभाविक मान लिए। फिर कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम में जैसे कोई पद प्राप्त करना, किसी से प्रशंसा प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना, सहयोग करना या सहयोग लेना, पुरस्कार और दंड, ये सारे कैसे माने इसने? कृत्रिम माने। तो अपने एक एक दो तो देखो, ऐसे पर्टिकुलरली एक तो उठाकर दिया नहीं जाएगा आपको कि सुझाव को किस में माने, कम से कम 4-5 एक साथ लिखे जाएंगे तो आप लोग आराम से समझ पाएंगे। इनमें से आपको कुछ शब्द देखने को मिल जाएंगे कि कौन सा निम्न में से कौन सा प्रकार का स्वाभाविक है और कौन सा अर्जित है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। गेरेट लिखो। गेरेट ने 3 प्रकार बताए हैं। गेरेट ने 3 प्रकार बताए हैं। गेरेट ने 3 प्रकार बताए हैं। गेरेट ने कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 लिखो, जैविक। नंबर 1 जैविक मतलब बायोलॉजिकल। कौन हो सकते हैं जैविक में? याद आया आपको? जैविक में कौन से प्रेरक हो सकते हैं? वही जो जन्मजात में बताया गया ना, जैविक बायोलॉजिकल जो शारीरिक है, वो प्रेरक इसने उठा के सीधे किस में दे दिए? जैविक में। हाँ वही लिख लो, भोजन, पानी, विश्राम आदि के प्रेरक, आदि के प्रेरक है। हाँ, भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम आदि के प्रेरक, एक ही बात है। आगे प्रेरक शब्द लगा रहे हैं ना, इसका मतलब मोटिव है। हो गया? दूसरा लिखो सामाजिक। दूसरा लिखो सामाजिक। सामाजिक, अच्छा सामाजिक देखो इसने क्या किया है कि ये जो अर्जित प्रेरक है ना, इन अर्जित प्रेरकों को कितने भागों में बांट दिया है? 2। एक तो हो गए सामाजिक और एक हो गए मनोवैज्ञानिक। तो सामाजिक में कौन से हो जाएंगे? वेरी गुड। 1-2 इसने खुद ने अपने लिख के दिए हैं। आत्म सुरक्षा, आत्म गौरव, आत्म प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन, और उसके बाद में वही सामाजिक में कौन से होते हैं? पद, प्रदर्शन, ये प्रतिष्ठा, सहयोग, सम्मान, पुरस्कार, दंड, ये सारे सामाजिक में आ जाएंगे। लिख लो। नंबर 2 लिख लो सामाजिक और उसमें लिख दो। आज सिलेबस आ गया ना पात्रता का, क्या किया गया है? चेंज नहीं हुआ है, ऐड हुआ है। आजकल ऐड ही करता है बोर्ड वाला, उसको समझ नहीं आता कि बच्चे को मारना है क्या करना है, मतलब बच्चे को खत्म कर देना है। बेरोजगारों को पता नहीं क्या समझ रखा है। सिलेबस कम करने की बजाय सिलेबस को जो बढ़ाया उसकी जगह घटाना चाहिए ना, उसकी जगह कम करना चाहिए। जैसे एक तो आपके सीधे पात्रता में साइकोलॉजी में क्या जोड़ दिया है? एनईपी जोड़ दिया 2020, और जिसकी संभावना में पहले ही जता रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोड़ी जाएगी। आपको तो नुकसान नहीं है, आपने पढ़ी है। दूसरा उसमें जोड़ दिया है बाल कल्याणकारी योजनाएं, मतलब जो हमने योजनाएं पढ़ी थी ना सारी, वो योजनाएं अब इधर भी आएगी साइकोलॉजी में। क्या क्या किनके? एक आध के? तो चेंज करवा देंगे तो क्या दिक्कत है यार? अरे बिल्कुल करवा देंगे। और मैंने एक उम्मीद की थी कि शायद एनसीएफ 2005 को उठाएंगे और एनसीएफ 2022-23 जोड़ेंगे। एनसीएफ 2005 नहीं हटाए, नहीं हटाने। इसका कारण ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो
पेपर वेपर बना रहे हैं उनको भी अभी 2022-23 उतना आता नहीं होगा, उनको तो वो 2005 वाला ही आ रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर दूसरा ये है कि सवाल तो 22-23 से आएंगे, क्योंकि आरटी जोड़ा है ना एनईपी 2020, तो उसी का भाग है वो एनसीएफ 2022-23, तो अब दोनों ही एनसीएफ हो गए हैं। बढ़ाया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है। छोटा सा बिंदु दे दिया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आपने तो छोटा सा लिखा है, लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा उस टॉपिक को लेकर, कैसे डिफाइन करोगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान में, आप क्या पढ़ोगे भाई? स्टैटिक्स जीके पढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिक्स का मतलब सीधा ही वो छोटा बड़ा ऊंचा लंबा पहला दूसरा अंतिम, ये ऐसे विविध पढ़ लेते हैं। अब पता नहीं वो विविध पढ़ने से काम हो जाएगा, कुछ न किस लोग राजस्थान के सामान्य ज्ञान में मानेगा और किसको नहीं मानेगा। खैर एक मुझे लगता है एक बेरोजगारों का एक बोर्ड बनना चाहिए, स्थापित होना चाहिए है, और उसका अध्यक्ष होना चाहिए। वो अध्यक्ष कभी भी राजनेता नहीं होना चाहिए, नहीं बेरोजगार कोई बनाया जाना चाहिए। बेरोजगार देखो राजनेता बन गया तो फिर वो तो अपनी रोटियां सेकेगा, हाँ उसका अलग मैटर है। कम से कम एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसने भर्तियां वर्तियां देख रखी है, उसको कि क्या कमी है क्या खूबी है, तो वो जाके मुझे लगता है समझाने की कमी है इनको। कमी किस बात की है? समझाने की, जाके अधिकारियों को ढंग से समझाएं कि इसका मतलब ये है। वो चीजें समझते नहीं है, क्योंकि मैंने एक केस देखा हुआ है। मैंने एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हुई थी, उस जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी 2013 में हुई थी, उसके बाद में वो पेपर लीक के मामले में पेपर दोबारा हुआ था। पेपर दोबारा हुआ था 15 महीने बाद। कितने बाद हुआ था? 15 महीने। तो 13 महीने तक कोर्ट में केस चला था। उस केस की बेरोजगारों की ओर से भाई एक पक्ष तो ये बना हुआ था कि पेपर को दोबारा करवाया जाए, लीक हुआ है, और हम लोग उसके अगेंस्ट थे कि पेपर को दोबारा नहीं करवाया जाए, क्योंकि हमारे नंबर ठीक बन रहे थे। तो हमें लगा कि यार पेपर दोबारा क्यों हो, और इतना कोई बड़ी लेवल पर हुआ भी नहीं होगा। तो उस केस को मैंने लीड किया था। लीड करने का मतलब है कि वो चौधर पूरी की थी, उसमें हर सुनवाई में गया था, उसकी कम से कम 12-13 उसकी सुनवाई हुई थी। हमने वकील कर रखा था बहुत ढंग का, बहुत पैसे इकट्ठे किए थे, और करके कोशिश करके वो हर सुनवाई में जाता। सुनवाई में समझ में कुछ नहीं आता था, अंग्रेजी बोलते थे वो सब, लेकिन उनकी फीलिंग्स को देखकर चीजें समझ में आती थी कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन वकील से थोड़े बहुत, वकील के जो असिस्टेंट होते थे उनसे पूछ लिया करते थे। वकील से तो क्या समझे, क्योंकि वकील तो फीस लेते थे लंबी चौड़ी एक हियरिंग की, तो वो तो हमसे क्या बात करेंगे। एक हियरिंग की उन्होंने कहा 50,000 लगेंगे, लाख लगेंगे। अच्छा मुझे ऐसा पता है कि उस पूरे केस को मैंने लीड किया। तो उस केस में क्या कि पहले जज अलग थे, फिर उसके बाद में उसकी जब 8-7 सुनवाई हो गई ना, लास्ट सुनवाई होनी थी एक, उस लास्ट सुनवाई के समय सिंगल बेंच की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो जयपुर डबल बेंच में गए थे। सिंगल बेंच में एक वो थी अपने पंजाब की एक जस्टिस थी, पंजाब की एक जस्टिस थी, भाई सरदारनी थे। तो उनको वो केस पूरा सुनाया गया। जज चेंज हो गए तो 7-8 सुनवाई थी वो उसमें ऐड हो गई, और उन जज साहब को पूरा केस सुनवाया गया कंप्लीट। हमारे वकील साहब ने, माथुर साहब ने कम से कम 2 घंटे तक पूरी माथापोड़ी की। 2 घंटे तक पूरी माथापोड़ी की कि आरपीएससी ने ये किया, आरपीएससी ने ऐसे किया, आरपीएससी ये कह रहे हैं। उसमें जांच भी चल रही थी। जांच में वो डीजी भी आते थे जो बनाए हुए थे ना जांच अधिकारी, वो भी हमेशा कोर्ट में आ जाते, वो बताते थे भाई हमने इतनी जांच कर ली है, इतनी कर ली है, एसओजी जो बनाया हुआ था उस टाइम का। तो मुझे अचंभा, मैं क्या किस बात के लिए बता रहा हूं, मुझे अचंभा तब हुआ जब पूरी 2 घंटे की सुनवाई होने के बाद और 7-8 सुनवाई होने के बाद लास्ट में जब अंतिम सुनवाई हो रही है, तो लास्ट में वो जज पूरा सुन के कह रही है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं ना आरपीएससी 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 पूरा कह रहे हैं ना, तो जज ने फिर लास्ट में कहा हु इज आरपीएससी। मतलब उसको ये नहीं पता है कि आरपीएससी क्या है। हमने कम से कम 1 साल तक उसमें माथापोड़ी की, और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आरपीएससी क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, उन चीजों को वो कैसे समझ पाएंगे कि आरपीएससी क्या है, कैसे भर्ती करवाई जाती है, क्या नहीं करवाई जाती है। उनको ढंग से समझाने वाला चाहिए। अब अंग्रेजी मुझे आती नहीं है तो मैं समझा दूं, और उस तरीके से समझाऊं तो मामला न्यायपालिका का आ गया, तो समझा नहीं सकता हूं। फिर लास्ट में एंड में जब एंड की सुनवाई हुई ना, उसमें केवल 1 मिनट के लिए जज बोला, आधा मिनट के लिए जज बोला कि डीजे से पूछा कि कितने लोगों को अरेस्ट किया, बोले 32 लोगों को अरेस्ट किया। कितने इसमें अभ्यर्थी, बोले 14 अभ्यर्थी है, बाकी कौन है, बाकी पेपर लीक करवाने वाले। तो बोले अब ये 14 लोगों से ये पेपर किस किस के पास पहुंचा, क्या आप इसको बता सकते हैं क्या?
क्या आप ये बता सकते हैं कि पेपर कितने लोगों तक नहीं पहुंचा होगा या फिर केवल इन तक सीमित रहा होगा? यदि उस समय वो ये बोलते ना कि इनके पास ही पहुंचा, आगे नहीं पहुंचा है, तो पेपर वही रह जाता। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि इसकी हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि आगे नहीं पहुंचा, हो सकता है पहुंचा होगा इनसे। उतने में उसने कहा कि बड़े स्तर पे नकल हुई है, दोबारा करवाया जाए पेपर, और उतने में दोबारा हो गया। तो उनको मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें तो समझ में ही नहीं आती है, तो इन अधिकारियों को बैठ बैठ के समझाया जाना चाहिए। हाँ, अधिकारी समझदार तो होता है, लेकिन चूंकि उनको अध्ययन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है, उनको कौन समझाए कि बच्चों का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा पहले से पड़ा है। आपने राजस्थान सामान्य ज्ञान उठा के डाल दिया, इसका मतलब आपने तो केवल इतना सा काम किया है, इधर 250 घंटे बढ़ा दिए। राजस्थान सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है? इतिहास पढ़ो, कला संस्कृति पढ़ो, भूगोल पढ़ो, राजनीति विज्ञान पढ़ो, और वो आपका इकोनॉमिक्स पढ़ो। यही तो राजस्थान सामान्य ज्ञान है। और उसका मतलब कितने घंटे हो गए? 250-300 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? और क्या 250-300 ही मुझे लगता है, हाँ 300-400 घंटे होते होंगे। हाँ, अब डालता जा रहा है, बस अपनी मर्जी है ना, वैसे देता जाए। ये तो ठीक है इन साइकोलॉजी में, और उनको समझ में नहीं आती है चीजें, नहीं तो पता नहीं इसमें क्या डाल दें। इसमें तो फिर क्या दे ज्यादा से ज्यादा, वही लिख सकता है अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व है, लिखो। वो एक चैनल वाले ने वीडियो बना रखा, बोले क्या घटा क्या बढ़ा। वैसे टेबल बना के उसने बताया था कुछ नहीं घटा, घटने वाले में कुछ नहीं था। मैंने कहा तो फिर क्यों लिखा है तो इसको क्या घटा? भाई सब कुछ बढ़ा ही है। लिख लिया क्या गेरेट ने? सामाजिक। फिर अगला लिखो मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से हैं? अच्छा, मनोवैज्ञानिक में वो जो मानसिक है, याद करके देखो, ये सामाजिक नहीं बचे हैं, ये कौन से हो गए? मानसिक हो गए। और मानसिक में कौन से आ जाएंगे? लिख लो, वेरी गुड। ईर्ष्या, गणना और प्रेम, लिख लो। स्नेह, नहीं, और ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, स्नेह, आनंद, दुख, सुख, नहीं, मोक्ष इसमें नहीं है। मोक्ष सामाजिक अवधारणा है, मोक्ष कभी भी मानसिक अवधारणा नहीं रही है। आस्था भी सामाजिक अवधारणा है। आस्था के हमने समाज में सीखा है। वो हो गए तो इसमें सब कुछ आ गया ना, समझ आएंगे? क्या हो गया? समझा रहे होगे एक दूसरे को? समझाओ, मतलब अपने आप ही समझने दो इन्हें। क्या पढ़ लिया हमने? अभिप्रेरणा के चरण। अभिप्रेरणा के चरण, पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? प्रोत्साहन। तो हमने पहले आवश्यकता के बारे में देख लिया, फिर थोड़ा चालक के बारे में देखा, फिर हमने प्रोत्साहन या प्रेरकों के बारे में देख लिया। और प्रेरक भी हमने अलग अलग लोगों के अनुसार बांट लिए। थॉमसन कहता है कि कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? थॉमसन कहता है स्वाभाविक और कृत्रिम। मैस्लो कहता है कि जन्मजात और अर्जित। और गेरेट कहता है, ध्यान रह जाएगा क्या? देखो एक शब्द याद रखना, मौज। क्या याद रखना है? मौज। क्या याद रखोगे? मौज। इसका मतलब है मैस्लो जन्मजात। मैस्लो जन्मजात। एक तो याद रखोगे मौज, एक रखोगे थोस। तो थॉमसन स्वाभाविक। बस गेरेट वाला तो अपने आप ही ध्यान रह जाएगा, अपने 3 प्रकार का है। तो एक तो मैस्लो ने जन्मजात बताया और उसने क्या बताया? स्वाभाविक बताया। तो जन्मजात के साथ तो कौन सा जुड़ेगा?
अर्जित जुड़ेगा और स्वाभाविक के साथ कौन सा जुड़ेगा? कृत्रिम जुड़ेगा। 2-4 बार पढ़ोगे उतने में तैयार हो जाएगा। अब हेडिंग लिखो, अभिप्रेरणा के चक्र। अभिप्रेरणा के चक्र, मोटिवेशनल साइकिल। अभिप्रेरणा के चक्र अलग से स्वतंत्र हेडिंग है ना, जैसे अभिप्रेरणा के प्रकार, जैसे अभिप्रेरणा के सोपान, और वैसे अभिप्रेरणा के चक्र। अभिप्रेरणा के चक्र समझने का प्रयास करना तुम, है ना, बहुत ध्यान लगाना। क्या पढ़ने वाले हैं? अभिप्रेरणा के चक्र मतलब साइकिल। क्या पढ़ने वाले हैं? साइकिल। अब तुम ध्यान लगाना, मैं चक्कर चला रहा हूं। अच्छा, एक तो पहला चक्कर जो चलाऊंगा वो तो होगा चक्रीय। कौन सा होगा? चक्रीय। ध्यान से देखिए, अभिप्रेरणा के चक्कर क्या होते हैं? तो अभिप्रेरणा के चरणों का चक्रीय योग, चरणों का चक्रीय योग क्या कहलाता है? अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। यदि उस अभिप्रेरणा के जितने चरण हैं उनका योग कैसे कर दें? चक्रीय रूप से उनको जोड़ दें, तो फिर क्या बन जाएगा? वो अभिप्रेरणात्मक चक्र। जैसे मैं आपको कहूं कि बताओ मुझे पहला चरण कौन सा है? कौन सा है? आवश्यकता। वेरी गुड। आवश्यकता होगी तो क्या होगा? वेरी गुड। चालक। चालक होगा तो क्या होगा? प्रोत्साहन। और प्रोत्साहन मिलेगा, समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, प्रोत्साहन। अच्छा मुझे बताओ, आवश्यकता हुई तो क्या आया? चालक। मतलब आपके भोजन की आवश्यकता हुई तो क्या उत्पन्न हुई? भूख। भूख उत्पन्न हुई तो आपको भूख ने कहां तक ले गया? भोजन तक। प्रोत्साहन मिल गया। प्रोत्साहन मिल गया तो अभिप्रेरणा शांत हो गई कि नहीं हो गई? अब अभिप्रेरणा आपकी मर्जी से पुनः होगी, अपने आप ही हो जाएगी। मतलब भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई तो अब जैसे मान लो सुबह के भोजन किया था आपने और शाम को हो गई, तो फिर आपको यह करना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे थोड़ी भूख लगानी है, मतलब मुझे आवश्यकता महसूस करवानी है यार, भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। आवश्यकता अपने बस, ये बस में है क्या? अपने बस में नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोत्साहन के बाद पुनः उसको क्या हो जाएगी? आवश्यकता। बोलता हो ये चक्कर घूमता रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, इसको इस तरीके से नहीं देकर मैं इस तरीके से भी तो कह सकता हूं ना, NDI, ये 3 ही चरण है। अच्छा बताओ, ये ऐसे चलता रहेगा कि नहीं रहेगा? चाहे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी ये एरो दर्शा रहे हैं कि ये चक्कर चलता रहेगा, और ऐसे लिखेंगे तो भी ये दर्शा रहा है कि एरो ये चक्कर चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस अभिप्रेरणा के चक्कर को हम लोग बोलते हैं चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्कर। ये कौन सी आवश्यकताओं का बनता है? अनिवार्य। कौन से का बनता है? गैर अनिवार्य का नहीं होगा। किसका बनेगा? अनिवार्य। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 3। बताओ ये स्वतः ही चलता है, चलाना पड़ता है इसको? स्वतः संचालित होता है। समझ गए? लिखो तो लिखो, लिखो लिखो, गिर जाओगे। नंबर 1 लिखो। अच्छा अभी तो आपने हेडिंग लगाई है अभिप्रेरणात्मक चक्र। लिखो अभिप्रेरणा के चरणों का, अभिप्रेरणा के चरणों का अभिप्रेरणा के चरणों का चक्रीय योग। अभिप्रेरणा के चरणों का चक्रीय योग अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। अभिप्रेरणा के चरणों का चक्रीय योग अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। चक्र कहलाता है। ये निम्न प्रकार के बनते हैं। ये निम्न प्रकार के बनते हैं।
ये निम्न प्रकार के बनते हैं। नंबर 1 लिखो। लिखो चक्रीय। चक्रीय। इसमें लिखो डैश लगा के चक्रीय। नंबर 1 लगा के चक्रीय लिखा है, फिर उसके आगे डैश लगा के लिखो ऐसा चक्र, ऐसा चक्र, ऐसा चक्र, ऐसा चक्र जो रुके ही नहीं। लिखो ऐसा चक्र जो स्वतः संचालित होता हो, जो स्वतः संचालित होता हो, स्वतः संचालित होता हो, स्वतः संचालित होता हो। इसमें कुल 3 चरण होते हैं। इसमें कुल 3 चरण होते हैं। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। जैसे जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र। कहां तक लिख लिया? 3 चरण होते हैं, ये लिख लिया। इसके 3 चरण होते हैं। फिर नीचे उदाहरण में लिखा है जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र। अब नीचे चक्र बनाओगे भी, आपकी मर्जी है तो बड़ा बड़ा बना लो, मतलब इस तरीके से बना लो, और आपकी मर्जी है तो उस तरीके से बना लो। एक बना लो, इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अड़गा हो, आगा नहीं, अड़गा। जोधपुर में आगा, अड़गा कहां कहते हैं? अड़गा ही कहते हैं। लिख लिया क्या? मतलब अपने आप चक्कर नहीं चला सकते तुम, इसमें भी सहारा चाहिए। और अकेले नहीं, स्वतः तो चलता है ना। अकेले नहीं चलता तो मेरे साथ चलाएगा तुम। ले, अरे अरे आवाज नहीं रही। तुम ऐसे बोलते हो तो ऐसा लगता है बम फूट रहा है जैसे। हो गया? वेरी गुड। नंबर 2 लिखो। संज्ञानात्मक। 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 लिखो ऐसा चक्र, संज्ञानात्मक में लिखो ऐसा चक्र जो स्वतः संचालित नहीं होता है, जो स्वतः संचालित नहीं होता है, बल्कि संज्ञान द्वारा संचालित करवाया जाता है, बल्कि संज्ञान द्वारा संचालित करवाया जाता है। जबकि संज्ञान द्वारा संचालित करवाया जाता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसकी अवधारणा
इसकी अवधारणा डेसी ने दी है। डेसी, देसी देसी नहीं, डेसी। देसी ने दी है। दे दी। ये चक्कर चलाओ। हाँ जी, सुने ध्यान से। नीचे लिखे, जैसे गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र। जैसे गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र। जैसे गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र। देखो ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, आपको विवाह करने की आवश्यकता हुई, क्या हुई? आवश्यकता, गैर अनिवार्य आवश्यकता है। बताओ कौन आया? चालक। कौन आया? चालक। और चालक आपको कहां तक पहुंचा दिया? प्रोत्साहन तक। कहां तक पहुंचा दिया? प्रोत्साहन तक। मुझे बताओ आवश्यकता से क्या उत्पन्न हुआ? चालक ने कहां तक ले गया? प्रोत्साहन तक। प्रोत्साहन, इसका मतलब विवाह हो गया। दूसरे दिन वापस हो जाएगी क्या विवाह होने की आवश्यकता? नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आवश्यकता हुई, चालक आया, प्रोत्साहन, क्या ये चक्र बना गया? पुनः आवश्यकता थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप तीसरे दिन मान लो बैठ के महाराणा सांगा पढ़ रहे हो या अकबर पढ़ रहे हो, तो आपने कहा उसने इतने विवाह किए थे, मुझे भी कर लेना चाहिए, मुझे भी है। हाँ हिसाब किताब कर रहे हैं ना, पूरा हिसाब किताब। हिसाब किताब क्या? वो एक महिला ने एक पुरुष से कहा, एक महिला ने एक पुरुष से कहा कि आपको क्या लगता है कि आप पहले ऐसे थोड़ी थे, ये धन दौलत, ये सुख समृद्धि, ये मेरे आने से आई है। मतलब यदि पत्नी आती है ना तो धन दौलत आता है। तो बोले मैं ये सोच रहा हूं कि एक और ले आऊं। धन दौलत क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो आवश्यकता हुई कि नहीं हुई उसको? अच्छा वो आवश्यकता किसने करवाई उसको? संज्ञान ने। किसने करवाई है? क्योंकि पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य क्या हुआ? क्रिया हुई, और क्रिया होके एक नए ज्ञान। ऐसे नहीं समझेंगे तुम नौकरी लगे, क्या लगे? नौकरी। आवश्यकता हुई है अभी तो, आवश्यकता हुई, चालक आया, चालक ने आपको कोचिंग घेर के लाया, और कोचिंग से आप पढ़ के ना आपको क्या मिल गया? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मिल गया, तो प्रोत्साहन मतलब नौकरी मिल गई, आप अपने स्कूल में चले गए। क्या दूसरे दिन पुनः आवश्यकता हो जाएगी क्या कि नौकरी और लगना चाहिए मुझे? नहीं होगी ना। अच्छा नहीं हुई, मान लो आप अपने स्कूल में बैठे हो, 2 4 5 महीने हुए, और उसके बाद एक विज्ञप्ति आई, और वो विज्ञप्ति आई ग्रेड 2 की। तो आपने उसको देखा, उसका सिलेबस देखा, आपको लगा यार ये सब चीजें तो मेरी पढ़ी हुई है, अधिगम भी पढ़ा हुआ है, अभिप्रेरणा भी पढ़ा हुआ है, ये तो सारी चीजें मेरी पढ़ी हुई है। वो तो पात्रता में ही पढ़ लिया था मैंने, राजस्थान का पूरा सामान्य ज्ञान तो वहीं पढ़ लिया था, इसका मतलब पढ़ा हुआ है सारी चीजें। तो पढ़ा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी पे ग्रेड भी ठीक है, प्रमोशन भी इसमें जल्दी हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, 4 महीने की बात है, स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ और तैयारी करता हूँ, और क्या बनता हूँ? 2nd ग्रेड बनता हूँ। मुझे बताइए आपके जो पूर्व ज्ञान था उस नए ज्ञान के आधार पर आपने क्या कर ली? संक्रिया। और क्या उत्पन्न हुआ? संज्ञान। और जैसे ही संज्ञान उत्पन्न हुआ क्या हो गई? आवश्यकता। आवश्यकता हो गई तो पुनः चक्कर चल गया कि नहीं चल गया? अरे वाह कि नहीं वाह। एक महिला के भाई का विवाह था। किसका? शायद मेरे ख्याल से उससे अच्छा मोमेंट और कोई दूसरा नहीं होगा, है? शादीशुदा महिला की बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ, उससे अच्छा कोई मोमेंट मेरे ख्याल से नहीं होगा। उसको अपने और अपने पति को दिखाने का अवसर इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता है। सही बोल रहा हूँ मैं? आपको तो क्या पता। अच्छा देखे होंगे आपने ना। हाँ बेटे हैं? हाँ गणेश बेटा है। गणेश शादी होगी? नहीं हुई?
तो तुझे कहां आट पड़ रही है? तू वहां बैठा बैठा क्यों चार्ज हो रहा है? सुनो, अब जैसे ही वो शादी तय हुई, महिला को 3 महीने पहले ये चिंता होने लगी कि यार कब कौन सी यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। वही होती है सबसे बड़ी चिंता। तो कि बान के समय ये पहनी जाएगी, हल्दी के समय ये पहनी जाएगी, मेहंदी के समय ये नए नए पाखंड आ गए ना आजकल। अच्छा, ये बारात के समय 2 होती है, एक एग्जिट के समय अलग होती है और एक वहां जाने के लिए फिर अलग होती है, अलग अलग होती है। हाँ, तो अलग अलग उसने तय किया कि यार 6 यूनिफॉर्म तो होगी, और एक आध क्या पता कोई नुकसान भी हो जाए, तो 7 तो होगी। 7 तो की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? इसको आवश्यकता हुई तो शाम को चालक पड्डू के घर पहुंचा। है? तो ड्राइवर पहुंच गया। अरे सुने रे तुम, अब मान लो वो ड्राइवर पहुंचा, ड्राइवर पहुंचते ही उसने खाना वाना खिलाया, खाना खिला के इनका, अजी सुनते हो? ए जी, ओ जी, 2-4 बातें कही। तो कहा बोल बोल क्या सुनाना है, सुना तू, पूरे दिन भर का अब सुना। तो उसने कहा मैं ये कह रही थी कि मेरे भाई की शादी तय हो गई है। बोले बहुत अच्छी बात है, मेरी भी हुई थी, क्या हो गया उसमें? भाई मेरी भी तो तय हुई थी। हाँ, तो बोले नहीं मैं ये नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि फिर टाइम लगेगा उनको और सिलाने में, कपड़े में पहले ही खरीद ले। बोले खरीद ले। बोले मैं ये सोच रही थी कि भाई 7 तो सिलाऊं। बोले सिला ले। चालक ने मोटरसाइकिल चालू की, बिठाया और ले गया शोरूम पे, और उसके मन पसंद की वो 7 कपड़े उसको दिला दिए, तैयार है। अब देखो वो कपड़े के चाहिए चालक के बदले कितने पैसे लगे हो कितने नहीं लगे, उससे कोई लेना देना नहीं। जब तक वो कपड़े अधूरे हैं तब तक ही आस पड़ोस की सारी महिलाएं उसको देख नहीं ले। कहते हैं ना, श्रृंगार तब तक अधूरा होता है जब तक उसका दीदार नहीं किया जाए, तब तक अधूरा है, कोई लेना देना नहीं है उसका। अब जैसे ही दूसरे दिन चालक, सारे चालक आसपास के जो गली के जितने भी चालक है, वो सारे के सारे चालक अपने काम गए। वो तो ऑफिस जाएंगे क्योंकि कल को कोई और आवश्यकता हो सकती है, उनको तो जरूरी है जाना। तो फिर पीछे से वो उनका या तो व्हाट्सएप ग्रुप होता है या फिर अलग अलग रेडियो स्टेशन बने होते हैं। उनमें कुछ ऐसा रेडियो स्टेशन होता है जो सबसे पहले खबरें देता है, उस रेडियो स्टेशन तक बात पहुंचा दी, और पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कल मोटरसाइकिल पे बैठ के गई थी, कुछ ना कुछ तो लाई है, और उनको पहले ही पता है कि भाई की शादी है निश्चित रूप से। तो सबको टाइम दे दिया गया। टाइम क्या, उन्होंने माहौल बना लिया सबने कि भाई इतने बजे चलेंगे, चलो तू काम पूरा कर लेना, उसके बाद चलेंगे। वो सब चालक आसपास के जितने भी महिलाएं थी ना, वो आई देखने के लिए। अब चाहे वो बोले कपड़ा कैसा ही हो, कहना पड़ेगा अच्छा है, कहना पड़ेगा ना। आसपास की महिलाओं को ये कहना ही पड़ेगा यदि उनकी गैंग में रहना है तो, कि भाई अच्छा है? बाद में तो कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है, उस टाइम कहना पड़ेगा। अच्छा, पूरा काम हो गया, वो बड़ी खुशी खुशी उनको सबको दिखा रही थी, उसको लगा कि ये 6 तो इस टाइम की हो गई, एक बोले एक में ऐसे एक्स्ट्रा ले आई। मैंने कहा ओ बहुत बढ़िया है, कितने गजब आदमी है, तुझे एक्स्ट्रा दिलवा दिया। बढ़ाई बढ़ाई हो रही है उसकी। उतने में कोई एक थी, उसने पास से निकलते हुए कहा कि बहुत बढ़िया है, बहुत गजब लग रहे हैं, मेरे भी पिछले साल भाई की शादी थी, मैं तो 11 ड्रेस लेके आई थी। येलो। मुझे बताओ नई आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? पहले तो आवश्यकताएं समाप्त हो गई थी। अब चालक शाम को आया घर, खाना फेंका यूं यूं, ये ला। बोले रोटी ला रही हूं तो, सब्जी लेकर आ, ला रही हूं तो। ऐसे 2-4 सब्जी। उसने कहा क्या हुआ पगली, हुआ क्या? अरे तो तुम्हें समझा रहा हूं क्या क्या कहना है। बोले क्या हुआ, क्या ऐसी क्या वजह हो गई? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ तो तू ऐसे कैसे कर रही? तो कल तो ठीक थी ना, कपड़े है कि नहीं है, वो चले गए वापस, भाई की शादी है कि नहीं है, आपको क्या करना है? दूसरा शब्द यही आता है, आपको क्या? अरे बोले थोड़ा बहुत तो मुझे भी करना है, तू बता तो सही, ज्यादा कुछ तो नहीं करना है, लेकिन तू बता तो सही क्या करना है। बोले क्यों क्यों, क्या हो गया ऐसा? बोले मैं क्या उस चुड़ैल से कम हो गया? अरे बोले क्या हो गया?
बोले उसके भाई की शादी थी, वो 11 ड्रेस लेके आई थी। कोई बात नहीं, तो तू ओढ़ लिया, तू ओढ़ जा। चालक ने फिर मोटरसाइकिल शुरू की और कहा कि तू अब की बार 4 ओढ़ लिया है। तुझे क्या पता, तुझे क्या, चालक सारे ही बोले होते हैं। नहीं, अरे तुम रुक जाओ रे, तुम्हें तो किसी बात का पता ही नहीं है। तुमने तो आभासी दुनिया देखी है, अभी वास्तविक दुनिया नहीं देखी है। ये चालक इतने ही भोले होते हैं बेचारे, क्या करें, उनको पता है शाम को खाना नहीं मिलेगा। मुझे बताओ, संज्ञान हुआ तो संज्ञान होते ही वापस आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? क्या ये चक्कर स्वतः चला है? क्या किसने चलाया है? किसने चलाया है? अरे ये बात आपको मैं नहीं बता रहा हूं, कौन बता रहा है? देसी बता रहा है। इसने कहा कि ऐसा विप्रेरणात्मक चक्र जो स्वतः संचालित नहीं होता है, संज्ञान द्वारा संचालित करवाया जाता है, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है, और गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का चक्र ऐसा ही बनता है। लिखो, ये बना लो। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक तरफ क्या हुई आपको? आवश्यकता। आवश्यकता हुई तो क्या आया? चालक आया तो प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन के बाद चुड़ैल आई है ना, ये लो संज्ञान। ये आवश्यकता, ये चालक, ये प्रोत्साहन और ये संज्ञान। अरे हो गया क्या? हो गया? अगला लिखो, नंबर 3 लगा के। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार देखो, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। लिखना नहीं है ना, केवल देखना है। आवाज नहीं करनी है। याद करना है इनको। सबसे पहले क्या होगी? नीड। अंग्रेजी बोलनी है अब। सबसे पहले क्या होगी? नीड। नीड होगी तो क्या आएगा? ड्राइव होगा तो क्या उत्पन्न होगी? अराउजल। क्या उत्पन्न होगी? अराउजल। अराउजल उत्पन्न होगी तो क्या होगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा तो क्या मिल जाएगी? अचीवमेंट। क्या मिलेगी? अचीवमेंट। जैसे ही अचीवमेंट मिलेगी तो किस में कमी आएगी? रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन यानी कटौती होती है ना, रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन ऑफ अराउजल। चक्कर बना कि नहीं बना? मामला काबू में नहीं है? मामला काबू में नहीं है। मैं लेता हूं देखो मामले को काबू में। पहले देखो आप ध्यान से, है ना। नीड से क्या होगा? नहीं हुआ। नीड से क्या होगी? नहीं हुआ। नीड से क्या होगी? ड्राइव। ड्राइव से क्या होगा?
अराउजल से क्या होगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से क्या होगा? अचीवमेंट से क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल के बाद वापस क्या हो जाएगी? नीड हो जाएगी। बताओ चक्कर चला कि नहीं चला? अरे चला ना। अब मुझे बताओ नीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यकता। सबसे पहले क्या होगी? आवश्यकता। सबसे पहले हुई आवश्यकता। मुझे एक बात बताओ, जब आवश्यकता होगी तो चालक आएगा कि नहीं आएगा? चालक उत्पन्न हुआ ना। अच्छा, चालक उत्पन्न होगा तो इसका मतलब एक विशेष प्रकार की शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? चालक ही तो उत्तेजना को लेकर आया ना। उत्तेजना यानी होता है तनाव या क्रियाशीलता। उत्तेजना को इंग्लिश में बोलते हैं अराउजल। क्या बोलते हैं? अराउजल। अच्छा, ये उत्तेजना उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है? उत्तेजना। देखिए, इस उत्तेजना को एक दूसरा शब्द भी काम में लिया जाता है, उद्दीपन। क्या काम में लिया जाता है? उद्दीपक नहीं है, उद्दीपन। अच्छा, इसको हिंदी में उद्वेलन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उद्वेलन। इंग्लिश में एक ही शब्द याद रखना है, इसका क्या है? अराउजल। मुझे बताओ, जब आवश्यकता हुई तो चालक आएगा। चालक आएगा तो शरीर में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना होगी। जैसे मान लो भोजन की आवश्यकता हुई तो चालक आया भूख। अच्छा, भूख की वजह से आपके शरीर में क्या हुआ है? एक उत्तेजना, एक उद्दीपन उत्पन्न हुआ है, एक अराउजल उत्पन्न हुई है। अच्छा, अराउजल उत्पन्न होगी तो आप लोग कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन कार्य वही तो करेंगे ना जो आपको लक्ष्य निर्देश देगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा कि नहीं होगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को मैं क्या बोलूंगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। कौन सा व्यवहार है ये? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब मुझे एक बात बताइए, जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते जाएंगे तो आपको उपलब्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उपलब्धि मतलब भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उपलब्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? अचीवमेंट। क्या बोलते हैं? अचीवमेंट। और अचीवमेंट मिलेगी तो बताओ, इस अराउजल में, इस उत्तेजना में कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कटौती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजना में, उत्तेजना में कमी। ये आ गई उत्तेजना में कमी या कटौती। और उत्तेजना में कटौती हो गई, लेकिन पुनः थोड़ी देर बाद में और क्या हो जाएगी? आवश्यकता। बताओ चक्कर चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? एनसीईआरटी ने कितने चरण बताए? अंग्रेजी में बोलना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। हो गया क्या? लास्ट में हो गया क्या? लिखो तो, ऐसे कैसे छाप लो। एनसीईआरटी के अनुसार 6 चरण लिख ही लिए आपने।
हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट यही है एनसीईआरटी। उस दोनों जो पहले वाले चक्कर पढ़े थे ना, वो तो केवल हमने समझने के लिए पढ़े। उसमें से तो अभी तक एक ही सवाल पूछा गया है कि निम्न में से अभिप्रेरणा के 3 चरणों में चौथा चरण संज्ञान किसने जोड़ा था? डेसी ने। किसने जोड़ा है? डेसी ने। या फिर 3 चरणों में चौथा संज्ञान के रूप में, या डेसी ने कौन सा चरण जोड़ा है? तो संज्ञान हो जाएगा ना। उल्टा सीधा पटक के कैसे ही करेंगे तो होगा वही। हो गया? हम लोगों ने एक हेडिंग लगाई थी अभिप्रेरणा के चक्कर। अभिप्रेरणा का चक्कर पूरा हो गया है। हेडिंग लगाओ अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अच्छा, इससे पहले याद है कि आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे? क्या था निष्कर्ष बताओ? अधिगम के सिद्धांत क्या कह रहे थे? मैं सीखने के थे, मतलब क्या थे? तो उन सिद्धांतों का मतलब क्या था? बालक कैसे सीखता है? अरे उन सिद्धांतों का मतलब यही था ना। देखो और समझ लो तुम लोग, सिद्धांतों का मतलब यह होता है कि दुनिया में जिसका कोई निष्कर्ष नियम नहीं होता है ना, एक नियम, उसके फिर सिद्धांत दिए जाते हैं। यदि एक नियम होता कि बालक ऐसे ही सीखेगा तो फिर सिद्धांतों की जरूरत ही नहीं थी। अब हमारे पास सिद्धांत सीखने का कोई नियम तो है नहीं कि भाई कैसे सीखेगा, इसलिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के डाउन लगे वहां पर, और जो इसकी मर्जी हुई ना उसने ठोका। उसने कहा ऐसे सीखेगा, दूसरा कह रहा है नहीं बालक ऐसे सीखता है, तीसरा कह रहा है बालक ऐसे, अलग अलग सीखता है ना। अब हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ेंगे तो अब ये एक कोई फिक्स नियम नहीं है कि बालक मोटिवेट कैसे होता है, अभिप्रेरित कैसे होता है। इसलिए अलग अलग लोग आएंगे और हमें बताएंगे कि बालक एक तो कहेगा इस तरह से मोटिवेट होता है, एक कहेगा इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, दूसरा कहेगा इस वजह से मोटिवेट होता है। तो हमें इन नियम सिद्धांतों का केवल एक ही मतलब होगा हमारे यहाँ कि बालक प्रेरित कैसे होता है। समझ पा रहे हैं? बालक प्रेरित कैसे होता है। जैसे उधर हमने बालक कैसे सीखता है, उद्दीपक, पुनर्बलन, आवश्यकता, अनुकरण, एक एक शब्द छांटे थे ना, वैसे इधर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक शब्द छांट लें कि बालक मोटिवेट कैसे हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, नंबर 1 लिखो, आवश्यकता, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? वेरी गुड, लिख लो तो अब्राहम मैस्लो। कुछ याद आएगा आपको? क्या याद आया है? अब्राहम मैस्लो याद आया? कैसा वादी था ये? मानवतावादी था। कैसा वादी था? मानवतावादी था। अभी ग्रेड फर्स्ट वाले सवालों में पूछा है, नवंबर में जो पेपर हुए ना उनमें कॉल रोजर्स थे, फिर लिखा हुआ था नीचे कोष्टक में ऑप्शन बी में लिखा हुआ था मानवतावादी। तो क्या थे वो? मानवतावादी। इतने आसान आसान सवाल आएंगे, बस आप तो तैयार रहना सवालों के लिए। अब्राहम मैस्लो ना। अच्छा, आवश्यकता पदानुक्रमिक मतलब होता है नीड हायरार्की थ्योरी। आवाज नहीं रहे? अरे क्या मुझे बता दो। हाँ तो समस्या है तो मुझे बता दो, समस्या का तो मैं तुरंत समाधान करता हूं। बीच में बातचीत नहीं करनी, हम आगे वाले बात करेंगे तो पीछे वाले तो फिर मुझे लगता है हो लड़ करें, इतना अधिकार है उनके पास। हो गया क्या?
आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। अच्छा अब सुनिए मेरी बात, है ना। अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी थे। क्या थे? मानवतावादी। इसने हमें यह बताया कि बालक मोटिवेट होता है आवश्यकता की पूर्ति के कारण। किसके कारण होता है? बालक मोटिवेट होने का मतलब इसने कहा कि बालक, कोई भी बालक है वो बालक कार्य क्यों कर रहा है, कोई भी बालक है वो कार्य क्यों कर रहा है, कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि उस बालक को क्या हुई है? आवश्यकता हुई है। और वो बालक उस आवश्यकता की क्या चाहता है? पूर्ति। मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति को जब कोई आवश्यकता होगी तो वो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करेगा कि नहीं करेगा? कार्य करेगा। इसका मतलब आवश्यकता होते ही उसे क्या उत्पन्न हो गई है? अरे आवश्यकता होते ही क्या उत्पन्न हो गई है उसमें? अभिप्रेरणा। तो एक सारांश के रूप में एक बात यही निकल के आ रही है कि बालक मोटिवेट अब्राहम मैस्लो के कारण क्यों होता है? क्योंकि उसको आवश्यकता हुई है। कार्य इसीलिए करता है क्योंकि उसको आवश्यकता हुई। अब्राहम मैस्लो साहब ने यहीं तक नहीं रुके, अब्राहम मैस्लो साहब आगे बढ़े और इन्होंने कहा कि ये जो आवश्यकताएं होती है ना, बालक को जो आवश्यकताएं होती है ना, वो आवश्यकताएं अव्यवस्थित क्रम में नहीं होती है, व्यवस्थित क्रम में होती है। इसने कहा जब बालक को एक आवश्यकता उत्पन्न होती है और वो उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मोटिवेट होता है और कार्य करता है और आवश्यकता को पूरी कर लेता है, तो एक नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। फिर वो आवश्यकता के लिए मोटिवेट होता है, उसकी पूर्ति के लिए कार्य करता है और कार्य करता है तो उसे क्या मिल जाता है? वो प्रोत्साहन मिल जाता है, मतलब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसकी अभिप्रेरणा क्या हो जाती है? समाप्त। लेकिन जैसे ही वो आवश्यकता पूरी हुई अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है। यह चक्र चलता रहता है, यह क्रम चलता रहता है। महात्मा बुद्ध ने भी तो ऐसा ही कहा है ना। महात्मा बुद्ध, सारे ही तो लोग ऐसे ही मानते हैं ना कि दुखों का क्या कारण है? दुखों का कारण ही जन्म लेना है। क्या है? जन्म लेना। जब व्यक्ति जन्म लेता है, यह आता है, लोभ लालच में उलझ के रह जाता है, मर जाता है, परमात्मा के पास नहीं पहुंचता है, मोक्ष नहीं मिलता है, तो वापस क्या ले लेता है? जन्म। जब दोबारा जन्म ले लेगा फिर आके वही इसी लोभ लालच मोह माया रीट सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड नौकरी फर्स्ट ग्रेड में लग जाएगा और इसमें लग के ये तेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये अपना नहीं, ये उसका नहीं, ये वो न, सब कुछ करके फिर मर जाएगा और फिर परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाएगा, फिर दोबारा जन्म ले लेगा। महात्मा बुद्ध को लोगों ने पूछा कि दुख का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा जन्म लेना। क्या है? जन्म लेना। तो बोले क्या करें, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। बोले है, पहले इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना होगा, इस चक्कर को रोकना पड़ेगा, इस बंधन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। बोले कैसे तोड़े? बोले अष्टांगिक मार्ग पर चलो। कौन से मार्ग पर? अष्टांगिक। 8 मार्ग बता दिए, 8 रास्ते बता दिए, ये काम करो। तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसने भी बताया अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो कह रहा है कि एक आवश्यकता पूरी हो जाती है उसके बाद नहीं आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता पूरी होती है तो तीसरी, तीसरी पूरी होती है तो चौथी, चौथी पूरी होती है तो पांचवी, और पांचवी पूरी होती है तो इसने 5 ही बताई। इसने कहा कि कितनी आवश्यकताएं होती है? 5। इसका मतलब एक व्यक्ति कितनी बार जन्म लेता है? इसके अनुसार 5 बार जन्म लेता है, लेकिन इनका क्रम तो निश्चित रहेगा ना। इसने ये कहा कि ऐसा नहीं कि नंबर 1 की आवश्यकता पहले पूर्ति कर ले उसके बाद डायरेक्ट 5वीं आवश्यकता पर पहुंच जाए। नहीं नहीं, होगी नहीं। वो एक पूरी होगी तो दूसरी उत्पन्न होगी। इनका क्रम बताया इसने, इसको पिरामिड के रूप में रखा। किसके रूप में रखा? पिरामिड के रूप में। और पिरामिड के रूप में बताते हुए कितनी आवश्यकताएं बताई? 5। और इन आवश्यकताओं को बताया था इसने प्राथमिक से गौण की ओर। किसकी ओर? प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर, प्राथमिक से गौण की ओर, यह निम्न से लेकर उच्च की ओर, निम्न मानसिकता स्तर से लेकर उच्च मानसिकता स्तर की ओर। इसने कहा यह प्राथमिक होती है ना, प्राइमरी, ये 2 प्राइमरी होती है, इनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक होता है, इनकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक होता है। और ये जो 3 होती है ना, ये सेकेंडरी होती है, गौण होती है, आवश्यकता की पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिए, इसने कहा कि ये आवश्यकताएं जो पूरी करनी है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा मानसिक स्तर की जरूरत नहीं पड़ती है, निम्न मानसिक स्तर से ही काम चल जाएगा। लेकिन यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? उच्च मानसिकता लेवल की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। कितनी आवश्यकताएं बताई? 5। किसने बताई? इसने किताब भी लिखी थी। इसने क्या लिखी थी? किताब भी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? समझदार आदमी है तो लिखेगा ना किताब।
यार मैं भूल गया। लिख देता हूं, गलत होगी तो चेंज कर लेंगे। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ऐसा हल्का हल्का सा मुझे याद आ रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। या तो इसने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, नहीं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ही लिखा था। हाँ जो भी है लिखो लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, तुम छोड़ दो इसको, खाली स्थान छोड़ देंगे एक का। है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, शायद लिखो तुम, अब लिखो, शायद एक सही है, ठीक है तो लिखो तुम। अब्राहम मैस्लो लिख लिया, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट मतलब पहली शुरुआत इसी, लिखो मैस्लो ने, मैस्लो ने, मैस्लो ने व्यक्ति की कुल 5 आवश्यकताओं को, मैस्लो ने व्यक्ति की कुल 5 आवश्यकताओं को, व्यक्ति की कुल 5 आवश्यकताओं को पदानुक्रमिक रूप में, पदानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित किया है। पदानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके अनुसार, इसके अनुसार इसके अनुसार व्यक्ति में, व्यक्ति में एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद, एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद स्वतः ही, स्वतः ही स्वतः ही अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है। स्वतः ही अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है, अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है। बालक, सॉरी व्यक्ति लिखो, व्यक्ति, व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करता है, कार्य करता है। अतः, अतः ये अभिप्रेरणा, अतः ये अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा काटो। हाँ मुझे पता है दुख होगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे गलत लिखे हुए खूब काट लोगे। अतः ये आवश्यकता, ये आवश्यकता ही व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, अतः ये आवश्यकता ही व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है।
नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन्होंने इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में, इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में क्या लिखा है? अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में इन पांच आवश्यकताओं को प्राथमिक से गौण की ओर कोष्टक में लिखो, निम्न से उच्च मानसिकता स्तर, कोष्टक बंद कर दो। प्राथमिक से गौण की ओर पिरामिडीय रूप में प्रदर्शित किया है। किस रूप में प्रदर्शित किया है? हाँ, पता है क्या आपको वो पांच आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो अपने पेज में एक तरफ क्या बनाना है? नहीं यार, सही नहीं बना। एक तरफ क्या बनाना है? हो गया क्या? है? गजब हो रहा है भाई मेरे साथ, ये लो। हैं? हाँ, तुम पूरी बातें कर लेना, तब तक कोई अधूरी रह जाए तो ठीक नहीं होगा ना। कितनी हो गई? कैसे कैसे होगी ये? निम्न से लेकर उच्च की ओर। वेरी गुड। प्राथमिक से लेकर गौण की ओर कितनी होगी? 5। प्राथमिक से लेकर किसकी ओर होगी? गौण की ओर होगी। 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, बता सकते हैं क्या नंबर 1 आवश्यकता कौन सी है? कौन सी है? वेरी गुड। मैं इसको शारीरिक बोल सकता हूं क्या? यह हो गई शारीरिक, या जिसे बोल सकता हूं मैं दैहिक, या जिसे बोल सकता हूं मैं जैविक। बायोलॉजिकल होती है ना। अच्छा, इसे प्राथमिक तो बोला जा सकता है ना। पहली आवश्यकता कौन सी होती है? भोजन। पहली आवश्यकता कौन सी होती है? भोजन। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख,
पहले तो ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर होना चाहिए, स्वस्थ तो बात की बात है, पहले तो ये शरीर होना चाहिए। और शरीर है, भला पूरा शरीर है, स्वस्थ है, डीएलएड कर लिया है, बीएड कर लिया है, बताओ पहली आवश्यकता पूरी हुई कि नहीं हुई? इधर कई आवश्यकताएं हो रही है। रीट मेंस का सिलेबस चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है सर। अगर रीट क्लियर है तो वापस एग्जाम देना चाहिए या नहीं? प्लीज बताएं, क्या बेटर है या फिर पहले वाली मार्कशीट से ही काम चल जाएगा? देखो बेटर तो दोबारा दें वो है, बाकी मार्कशीट से तो पहले वाले से ही काम चल जाएगा। बेटर क्यों, उसके लिए तैयारी करोगे आप। एक ही बात है, आप नहीं दोगे तो भी ठीक है, दोगे तो भी ठीक। देखो स्टूडेंट किसी के बाप की नहीं मानता है, स्टूडेंट केवल अपने मन की करता है, स्टूडेंट केवल पूछता है ना? पता है मुझे, मैं स्टूडेंट रहा हूं, पूछता सबकी था, करता अपने मन की था। एक गीत आता था ना पहले, डीजे पर चलता था, नहीं एक गीत आता था, इस बच्ची का नाम है इसलिए मुझे से याद आ गया है। एक आता था ना, मैं हो गयो रे दीवानो पड़ोसन बबली को, बहुत चलता था ना। कितना सुंदर नाम है ना? बंटी और ऐसी मूवी भी है ना, लेकिन उसे काम नहीं चलेगा, अपने तो काम चलेगा इन 5 आवश्यकताओं से। पहली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक। शारीरिक आवश्यकता कब पूरी होगी? अरे रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? भोजन की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पहला सुख निरोगी का है। सबसे पहले व्यक्ति किसके लिए भागेगा? अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति में विवाह सम्मिलित नहीं है, नोट लगा के लिख लेना है ना। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति में रोटी अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? रोटी। पानी अनिवार्य है, भोजन, पानी, नींद, यह आवश्यकताएं जो है ना, यह आवश्यकताएं अनिवार्य है। किस आवश्यकता में? अच्छा मुझे बताओ, जब शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी, जैसे मान लो शारीरिक आवश्यकता आपकी पूरी हो गई, हाँ, पहली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा की आवश्यकता। कर दिया?